नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप यहाँ से सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना भी नोट्स दिया जा रहा है वो स्पेशल जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर JCERT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से एक बार अवश्य तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ है तो आप यह अवश्य समझिएगा कि आपके यहाँ पर इस PDF से पूरा के पूरा प्रश्न हूबहू छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक का बना हुआ है। आप बाहर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। बादल के बनने में कौन भाग लेता है? वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और आपके JCERT किताब में। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाष्पन के बाद संघनन, ये बादल के बनने में भाग लेते हैं। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बाढ़ से इसमें किसका संबंध नहीं है? इसमें 4 गो ऑप्शन है जो आपको बताना है कौन बाढ़ से कोई इसका लगाव नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला जान माल की क्षति, तो बाढ़ से जान माल की क्षति होती है तो ये तो संबंधित है बाढ़ से। मिट्टी का अपरदन, ये सही बात है, बाढ़ के कारण मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कटाव हो जाती है और एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाती है, इसको मिट्टी का अपरदन कहते हैं, ये भी सही है। बीमारियों का कम होना, देखिए ये गलत चीज़ है, इसका बाढ़ से कोई संबंध नहीं है। बाढ़ कितना भी आए जाए, ये बीमारियों का कम होना इसका कोई रिलेटेड नहीं है बाढ़ से। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन इसमें बाढ़ से संबंधित नहीं है, तो यही राइट आंसर सी हो जाएगा। और पेयजल का दूषित होना, ये तो आपको बाढ़ से संबंधित है, क्योंकि बाढ़ होगा तो पेयजल, पीने वाला जल क्या होगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन या सभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ टेट 2014 का प्रश्न है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं। हरियाणा टेट 2016 का प्रश्न है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पौधों के वाष्पन द्वारा जो जल की क्षति होती है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? CG टेट छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है। 1/3, 2/3, 4/5 कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है? हिमनदों से, झीलों से, समुद्र से या नदियों से। ठीक है, तो जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है? समुद्र या महासागर में, और यह कितना है? 97% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है? यूपी टेट 2013 और 2017 दोनों में पूछा गया। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है, तो समुद्र या महासागर का जल जो होता है वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, खारा होता है। राइट आंसर इसका B हो जाएगा। समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता? देखिए यही बात अभी हमने चर्चा भी किया था आपको थ्योरी क्लास में कि समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र के जल का उपयोग पीने के उपयोग में एकदम नहीं करते हैं, घरेलू कार्य में एकदम नहीं करते हैं, कृषि कार्य में एकदम नहीं करते हैं। यानी राइट आंसर इसका सभी यानी D होगा। ठीक है, और ये कब आया? छत्तीसगढ़ टेट 2013 और MP टेट 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। एक रूप का मतलब अभी नदी है, अब इसमें सूरज का भगवान का गर्मी पड़ेगा, वाष्पन होगा, तो यहाँ से पानी क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पर वाष्पित होकर के रहेगा तो क्या बनाता है? बादल बनाता है धीरे धीरे, और उसके बाद इसी से मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, ये रीट 2014 का प्रश्न है।
पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वायु चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। क्या हो जाएगा? जल चक्र राइट आंसर हो जाएगा। जल क्या है आपको बताना है कि जल क्या है। छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या सभी है? ठीक है, जल क्या है आपको बताना है। तो जल एक क्या है? यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। जल किन किन तत्वों का यौगिक है? जल जो बना है वो किन किन तत्वों के यौगिक से बना है? ठीक है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके, और डी कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। तो जल का देखिए सूत्र होता है, आपको पता होगा, H2O। ठीक है, यानी किन से बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपसे क्या पूछा है? जल किन किन तत्वों का यौगिक है? हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों या कोई नहीं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री या 10 डिग्री? ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री या कोई नहीं? ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? जो हमारा ये जल है इसको हम किससे बदल देंगे? बर्फ में, बर्फ का सिल्ली। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? ये है -20, 20, 0 या 10। तो ये कितना पर जल बर्फ में बदल जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0, 100, 200 या कोई नहीं? ठीक है, तो कितने प्रतिशत पर जल उबलने लगता है आप बताइएगा। आप लोग सभी कोई कमेंट कीजिएगा, देख रहे हैं तो। जल जो उबलने लगता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आप इस तरह से याद रखिएगा, ये धरती हो गया ना, धरती, और इसके ऊपर क्या है? तो पानी। इसके ऊपर क्या है? इसे पानी है ना, पानी है। तो इसी को हम लोग विश्व जल दिवस कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है यहाँ पे 22 मार्च को। ठीक है, और ये जल ऊपर हो गया और पृथ्वी नीचे हो गया। तो पृथ्वी दिवस कब बनता है? तो 22 मार्च था, इसका 22 अप्रैल हो जाएगा। क्लियर, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को यहाँ पर जो है आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1? ठीक है, यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। तो भार के अनुपात से ऑक्सीजन देखिए H2O, तो ऑक्सीजन 1 हो गया लेकिन 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन जो होता है उस 16 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 हो गया। 1:8 किस में? सी में है, तो ए में है, इसलिए यही इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए जब आप पीएच मान पर चले जाइएगा तो जल से रिलेटेड ही आपको प्रश्न दिए हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.4, 7, 8.2 या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, और इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है आपका? उदासीन होता है। ठीक है, जल कैसा होता है? उदासीन होता है। बिहार टेट 2023 का प्रश्न है। परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी और अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या कोई नहीं? ठीक है, तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चे के साथ रहते हैं, वैसे परिवार को हम लोग एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एकल परिवार। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? समाज, समुदाय, परिवार या समिति?
तो ये है आपका परिवार। परिवार में ही सामान्य जो होता है निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है और प्रजनन क्रिया पाई जाती है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है, यह कथन किसका है? ठीक है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है देखिए लड़के लड़कियों को कर रहा है, मतलब ये लैंगिक पूर्वाग्रह को बता रहा है कि आप लड़की हैं इसलिए नहीं जा पाएगा, आप लड़का है तो चले जाइएगा। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? मॉन्टेसरी, कमेनियस, फ्रॉबेल या रेमांड? ठीक है, तो विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? मॉन्टेसनरी ने कहा। किसने कहा? मॉन्टेसनरी ने कहा विद्यालय को बचपन का घर कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? ठीक है, यह किसने कहा है आपको बतलाना है। पेस्टोलॉजी, मैजनी, बोगार्ट्स या काम्टे? ठीक है, पेस्टोलॉजी जो है यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और प्रथम विद्यालय पेस्टोलॉजी का कथन हो जाएगा। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? पहले जो परंपरा से चला रहा था वो हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार या एकल परिवार? ठीक है, तो परंपरागत हिंदू परिवार का जो स्वरूप था वो आपका संयुक्त परिवार था। पहले संयुक्त परिवार ही बहुत ज़्यादा चलता था। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? एकाकीपन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, उपयोग सभी? ठीक है, तो एकल परिवार के बच्चों में एकाकीपन का भाव विकसित हो जाता है, वो बहुत जल्दी आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, यानी राइट आंसर आपका उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार, कोई नहीं? ठीक है, तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको हम लोग जन्म का परिवार कहते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किसका है? बालक नागरिकता का प्रथम पाठ, याद रखिए बालक जो है नागरिकता का प्रथम पाठ आपको यहाँ पर माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किस दार्शनिक का है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यह कथन जो है आपको यहाँ पर मैजनी का है। किसका है? मैजनी का यह कथन है, याद रख लीजिएगा। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में कौन सा साधन औपचारिक है? देखिए दो प्रकार का साधन अभी आपको हमने पढ़ाया था, औपचारिक और अनौपचारिक। ये धर्म क्या होता है? देख करके सीखता है बच्चा। प्रथा क्या होता है? देख करके सीख रहा होता है। परिवार क्या है? अनौपचारिक है, इसलिए शिक्षा, तो शिक्षा जो है औपचारिक है। ठीक है, शिक्षा क्या है? औपचारिक साधन है। किसने कहा मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? एमपी टेट 2012 का प्रश्न, वाटो मोर, प्लेटो, परेटो या अरस्तु? किसने कहा? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का जो सामाजिक गुण है वो किसने कहा था आपका? तो वो आपका अरस्तु की तरफ से कहा गया था, अरस्तु है। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिवार को व्यक्त करता है? 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घरों में निवास करते हैं, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिवार को व्यक्त करता है? विस्तृत परिवार, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार या पितृत्वात्मक परिवार? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में ही सबसे ज़्यादा सम्मिलित रह सकते हैं और बच्चे उनके अच्छे निकलते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए खेल है। बच्चों के लिए खेल क्या चीज़ है? एक अर्जित मनोरंजन कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों के लिए खेल जो क्या है, एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, यह कुछ समय तक सभी बच्चे खेलते ही हैं, ये जन्मजात प्रवृत्ति है। परिवार का इकाई होता है, परिवार का इकाई में कौन कौन होता है? पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। ठीक है, तो परिवार का इकाई में पिता भी होता है, माता भी होता है, भाई बहन भी होता है, यानी राइट आंसर का हो जाएगा
प्रत्येक व्यक्ति जो है परिवार का इकाई माना जाता है। बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? पिता को, दादा दादी को, माता को या शिक्षक को। ठीक है, तो बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों का प्रथम गुरु आपका जो है माता को। किसको माना जाता है? माता को बच्चों का प्रथम गुरु माना जाता है। इसके पहले भी हमने आपको लिखवाया है, ठीक है, नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं। आदर्श परिवार किस परिवार को माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को या कोई नहीं। ठीक है, तो आदर्श परिवार किसको माना जाता है? तो सबसे छोटे परिवार को जो होता है आदर्श परिवार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, आश्रित में शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में 2 सदस्य कमाता है तो 4 सदस्य खाता भी आश्रित रहते हैं, उनके देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, आश्रितों में शामिल। तो आश्रित इसमें कौन कौन आते हैं? तो वृद्ध, अगर आप कमा रहे हैं, आपके वृद्ध माता पिता है तो वो भी आप पर आश्रित है, बच्चे आप पर आश्रित हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी आप पर आश्रित हैं, यानी ये सभी। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्ति के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन आश्रित में कौन कौन होते हैं? तो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी आश्रित हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत कौन कौन आता है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। ठीक है, तो बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज भी सामाजिक बुराई है, बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है, यानी राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? 8/8/2011 में आया था। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। संपूर्ण परिवार माता पिता और बच्चों के साथ दादा दादी रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है? तो परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है आपको बताना है। तो प्राथमिक समाजीकरण में जो आता है उस शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों के साथ जो सीखता है वही प्राथमिक समाजीकरण होता है। ठीक है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन है? मानव समूह का सबसे छोटी इकाई कौन है? परिवार, ढानी, मोहल्ला या गांव। ठीक है, तो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपका परिवार होता है। भारत में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना है? एस्टेट में आया हुआ है। ठीक है, भारत में लड़कियों एवं लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़की के लिए कितना बनाया गया है अभी? 18 वर्ष, और लड़कों के लिए कितना बनाया गया है? 21 वर्ष। ठीक है, तो 18 वर्ष और 21 वर्ष में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष महिला, लड़की पहली बार है तो लड़की का 18 वर्ष है, फिर लड़का दूसरा बार है इसलिए लड़का का 21 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। ठीक है, तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो कब पारित किया गया? 2006 ईस्वी में पारित किया गया। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। ठीक है, तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसके परिवार से ही प्राप्त होता है, जिससे समाजीकरण सीखने लगता है। मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर, जेनिक्स, पेंटिनमास्ट या कार्ल मार्क्स। ठीक है, मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया आपको बताना है। ठीक है, तो मानव रुधिर वर्ग का खोज लैंडस्टीनर ने किया। अगला है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार या सभी? बंगाल टेट में 2018 में पूछा गया है। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई जो होती है वो आपका परिवार ही होता है। ठीक है, परिवार ही होता है। बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? वह जिस समाज में रहता है उसका, वह जिस घर में रहता है उसका, वह जिस परिवार में रहता है उसका, या कोई नहीं। ठीक है, तो बालक को दिए जाने वाला आराम और निस्वार्थ प्रेम का सर्वाधिक उदाहरण ये होगा कि वह जिस परिवार में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है वहीं पर उसको मिलता है, इसलिए वह जिस परिवार में रहता है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? परिवार की जो परिकल्पना की गई उसका आधारभूत तथ्य क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना,
या कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो अवधारणा थी वो था आपका मानव का सामाजिक प्राणी होना। ठीक है, मानव का सामाजिक प्राणी होना। अगला है लैंगिक विभेद क्या होता है। लैंगिक विभेद क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता का भावना, समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार। ठीक है, तो लैंगिक विभेद मतलब लिंग का विभेद होता है, जो कि लड़का और लड़की में विभेद होता है। तो समाज में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाने से लैंगिक विभेद हो रहा है। पारिवारिक वृक्ष क्या है? पारिवारिक वृक्ष क्या है? किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो पारिवारिक वृक्ष क्या है? तो ये किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है, उसी को हम लोग पारिवारिक वृक्ष के नाम से जानते हैं। एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कार्य का व्यवस्थित स्वरूप, कर्तव्यों की उपेक्षा। ठीक है, तो एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण है कार्यभार का बढ़ जाना। घर में जितने सदस्य रहते हैं उसको थोड़े थोड़े काम बांट दिए जाते हैं, इसलिए काम बढ़ जाना है। ठीक है, यानी कार्यभार का बढ़ जाना है। अगला है एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? एकल परिवार जो है वो अधिक प्रचलित हो रहा है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या कम, महंगाई कम, कलह की कम संभावना, उपयोग सभी। ठीक है, तो एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने के कारण जनसंख्या भी कम होता है, महंगाई में भी कमी होती है और कलह की संभावना भी कम होती है। ये एकल परिवार की विशेषता है, यानी राइट आंसर होगा उपयोग सभी। अगला प्रश्न है किसी परिवार को दर्शाया जाता है। परिवार को किस तरह से दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या किसी से नहीं। ठीक है, तो किसी परिवार को दर्शाया जाता है वह उसके पारिवारिक वृक्ष से। किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। लौह स्रोत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किस में पाया जाता है? पपीता में, गाजर में, मूली में, पालक में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। ठीक है, पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? पपीता में, अंडा और दूध में, गाजर में, या पालक में। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक जो है अंडा और दूध में कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। जो अंडा और दूध का सेवन करते हैं उनकी ना तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं ना तो दांत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक जो है अंडा और दूध में पाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। ठीक है, अभी हमने बताया था कि आयोडीन की कमी से मनुष्यों में के गले में एक फूल जाती है, गला फूलना, वो क्या कहलाता है? घेघा रोग कहलाता है। ठीक है, तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे हड्डी है या दांत है उसको अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो किसका उपयोग कीजिएगा कि ये सभी स्वस्थ रहेगा? आयोडीन का उपयोग करने से, ब्रोमीन का, कैल्शियम का, या पारा का। ठीक है, तो हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? कैल्शियम का उपयोग करना पड़ेगा। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर तत्व है। ठीक है, अगला लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तप्लता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। ठीक है, अगर लौह तत्व की कमी से होगा तो एनीमिया, और लौह तत्व की अधिकता से होगा तो रक्तप्लता। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकता से रक्तप्लता और कम से एनीमिया नामक रोग होता है। दोनों प्रश्न पूछा गया है। घेघा जो है आयोडीन की कमी से होता है और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग में होता है? ये सब प्रक्रिया, दांत कमज़ोर हो गया है, खून बह रहा है, किस रोग में होता है? किस रोग से होता है? सूखा रोग, पायरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा। ठीक है, दांत कमज़ोर हो जाना और खून का बहना, यह जो है पायरिया रोग से जुड़ा हुआ है। किस रोग से जुड़ा हुआ है? दांत का रोग जो है पायरिया रोग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, शरीर का फूल जाना किस रोग की पहचान है? हमारा शरीर जो है अनावश्यक फूल जाता है, वो किस रोग का पहचान है? मोटापा का, पायरिया का, सूखा का, या घेघा का। ठीक है, तो पायरिया रोग दांतों में होते हैं। ठीक है,
सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से, और घेगा रोग आयोडीन की कमी से। तो शरीर का फूल जाना जो होता है वो किस रोग का पहचान है? मोटापा रोग का पहचान है शरीर का फूल जाना। ठीक है, तो उसका राइट आंसर मोटापा होगा। भोजन पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? देखिए, भोजन पकाना जो है उसमें विटामिन नष्ट होती ही होती है। कौन सी होती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। ठीक है, तो भोजन पकाने में जो ऑथेंटिक माना जाता है वो होता है कि विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, भोजन पकाने में क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, रीता कच्चा भोजन नहीं करती है, वह हमेशा पका हुआ भोजन ही खाना पसंद करती है। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलता है? यूटेट में आया हुआ प्रश्न है और यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, दोनों जगह ये पूछा गया, इसीलिए हम आपको बना दिए हैं। भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकाने के बाद रक्त समाप्त हो जाते हैं। कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है। पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा लाभ है? तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक है, रीता कच्चा भोजन नहीं करती, वो हमेशा पका हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलता है? तो पहला चीज़ तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, ये भी सही है। ये भी सही है कि भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकने के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है कि रोगाणु उसमें जो है जो कच्चे हैं वो रहते हैं उसमें, लेकिन जब हम गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है, पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है। ठीक है, तो भोजन पकाने पर भोजन सुपाच्य हो जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, इसमें सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। श्याम प्रतिदिन भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व लेता है। श्याम किस प्रकार का आहार ले रहा है? श्याम जो है अपना भोजन में आवश्यक मात्रा में सभी पोषक तत्व समान अनुपात में ले रहे हैं। तो श्याम किस प्रकार का आहार लेता है? संतुलित आहार लेता है, असंतुलित आहार लेता है, असामान्य आहार लेता है, या कोई नहीं। ठीक है, तो श्याम प्रतिदिन भोजन में सभी पोषक तत्व ले रहा है, इसलिए वो कौन सा आहार ले रहा है? संतुलित आहार ले रहा है। क्या ले रहा है? संतुलित आहार ले रहा है ना, तो संतुलित आहार ले रहा है, ये आपका रीजन हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? आपको बताना है कि आयोडीन कहाँ कहाँ से प्राप्ति होती है। ये यू टेट, एमपी टेट और राजस्थान आर्ट टेट, तीनों जगह का ये प्रश्न है। ठीक है, आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? मछली से, आयोडाइड नमक से, समुद्री उत्पाद से, या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी। ठीक है, क्योंकि प्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक हरे वर्ग का वर्णक पाया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? बिहार टेट 2023 में प्रश्न पूछा था। क्लोरोफिल कहते हैं, सोलर कहते हैं, परत कहते हैं, या कोई नहीं। ठीक है, तो हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम क्लोरोफिल है। हरे पत्तों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है सिर्फ हरे पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये छत्तीसगढ़ टेट 2013, एमपी टेट 2019 और यूपी टेट 2016, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पूछा गया था। तो क्लोरोफिल सिर्फ हरे पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, दोनों में नहीं, कोई नहीं। यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? सिर्फ हरे पौधों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य का प्रकाश का जरूरी पड़ता है। ठीक है, क्लोरोफिल का जरूरी पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी पड़ता है और जल का पड़ता है। ठीक है, इन सभी का उपस्थिति के बाद जब होता है तो वो भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने का यह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश वर्णन, ये फिजिक्स का है, प्रकाश विक्षेपण फिजिक्स का है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण। अब आपको बता देते हैं कि ये पाठ आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने को। तो ये पाठ जो आपको देखिएगा जैक का किताब होगा, क्लास 7 ले लीजिएगा, क्लास 7 विज्ञान, बता दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स नहीं लेने का मन है तो आप किताब में वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्लास 7 विज्ञान का
एक्सरसाइज 1 में ये सारा प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन हम तो देखिए आपके लिए यहाँ पर वहाँ का तो करवाते ही हैं, बीच बीच से सारे इतना प्रश्न को निकाल देते हैं कि आपको अगर JCRT में कहीं से पूछ रहा है तो समझिए कि इस नोट्स से आ रहा है, बाहर से नहीं जा रहा है। ठीक है, बाहर से जाता ही नहीं है। तो ये देखिए आपको पूछा गया था MP टेट 2016 में, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अभी इसके पहले आपने थ्योरी वाले में पढ़ा था। बिहार टेट में ये 2022 में प्रश्न आपको निकल के आया हुआ है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वह हरे पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहता है कहलाता है। ठीक है, वह जंतु, वह प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, सबसे पहले तो उसको, जो अपने बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं, और जो नहीं बना सकता है उसको परपोषण कहते हैं। तो राइट आंसर परपोषण होगा। यूपी टेट 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये 49 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक का, कोई नहीं। ठीक है, देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट 2016 में, CG टेट 2013 में, जे टेट 2013 में। अमरबेल किसका उदाहरण है। ठीक है, अमरबेल के बारे में अभी हमने आपको बहुत अच्छा तरह से बताया कि अमरबेल जो होता है वो पौधों पर क्या होते हैं, लोग जड़ के रूप में उसको फेंक देते हैं। देखिएगा फेंका हुआ रहता है ऊपर, पीला पीला टाइप के, ऐसी गुच्छा टाइप के लटका हुआ रहता है। ये अमरबेल क्या करते हैं? तो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे से लेते हैं। ये परजीवी हैं, तो ये परजीवी हैं। तो अमरबेल जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। ठीक है, मृतजीवी परपोषी का उदाहरण है। मृतजीवी परपोषी का उदाहरण कौन है? फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम या सभी। ठीक है, मृतजीवी परपोषी का उदाहरण इसमें से सभी होंगे। बिहार टेट 2012 का प्रश्न ये हुआ। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पौधा, परपोषी पौधा, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको देखिए हम लोग कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे घटपर्णी को, कभी कभी आप जाके ये 7 क्लास में देखिएगा, इस तरह का आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का फिगर मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई पौधा आता है सीधे, अगर कोई कीड़ा आता है सीधे नीचे को आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से बंद हो जाता है। तो यही घटपर्णी है। ठीक है, घटपर्णी है, और इस पौधा का नाम है कीटभक्षी पौधा। याद रखिएगा, बहुत बार ये पौधा आया हुआ है नाम, घटपर्णी का नाम। ठीक है, और ये उत्तराखंड टेट में 2016 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसा उस पौधा का नाम बतावें जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के रूप में कीट को लेता है? जो भी कीट उसके आसपास आता है उसको भोजन के रूप में कहते हैं। घटपर्णी पौधा या कलश का पौधा या पीचर प्लांट, सब एक ही नाम है। घटपर्णी कहिए या कलश पौधा कहिए या पीचर प्लांट कहिए। वेंडुला, कैंडिला, कोई नहीं। ठीक है, तो ये राइट आंसर ए है, घटपर्णी का पौधा जिसको कलश पौधा या पीचर प्लांट कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MP टेट में 2021 में, CG टेट में 2016 में, बिहार टेट में 2013 में। देखिए प्रश्न का झड़ी है, इसलिए इसको एकदम भुलाइएगा नहीं, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन के रूप में किस तत्व की आपूर्ति के लिए करते हैं? ठीक है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे, ये कीट को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। आखिर किसकी पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कोई नहीं। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन के रूप में किसके आपूर्ति के लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन। ये उनको नाइट्रोजन का कमी रहता है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उसका यहाँ पर क्या करते हैं? अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, ये CG टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो स्थिर करके रखते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पवियम या कोई नहीं। ठीक है,
देखिए सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2018। तो आप लोग जानते होंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी पौधे की जड़ों में, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी आप सुने होंगे कि जो भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इस भूमि को उपजाऊ करने के लिए उसमें जो दलहनी पौधे लगा दीजिए, एक बार दलहनी पौधे लगा दीजिए और एक बार जो है वहाँ पर दूसरा पौधा लगा दीजिए। तो क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, जो दूसरे पौधे की पूर्ति होते रहते हैं, ठीक है। तो ये दलहनी पौधे होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उसके जीवाणु जो होते हैं उसे पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पर्यावरण अध्ययन में निकल के आता है प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है चना मटर, अरहर मूंग, दलहन पौधे सभी, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और दलहनी पौधे में चना भी दलहन वाले पौधे हैं, दाल वाले पौधे हैं, मटर भी दाल बनता है, अरहर का भी दाल होता है, मूंग का भी दाल होता है, इससे भी दलहनी पौधे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। सभी दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। एमपी टेट 2020 का ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? सीजी टेट 2018 में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे, हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वह हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसी से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता होगा कि पेड़ लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की खपत अधिक होगी, ठीक है। तो है क्या कि देखिए जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधा अधिक होना चाहिए। लेकिन होता है जस्ट इसके अपोजिट, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा, पेड़ पौधा कम होगा। इसके कारण क्या होगा? वहाँ तापमान अधिक आपको मिलेगा, वहाँ तापमान अधिक होगा, इसलिए शहरों का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जस्ट उसके बने पर आप जैसे देहात में गाँव में घुसते हैं वहाँ का तापमान कुछ न कुछ आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हरे पेड़ पौधे द्वारा वातावरण से कौन सी गैस ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है हरे पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है। पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे के भोजन जो बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पत्ता, तना, जड़ या कोई नहीं, ठीक है। ये पंजाब टेट 2018 पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? तो पौधों का जड़ जो होता है वो पानी को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पत्ता, तना, पुष्प या जड़? ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का प्रश्न है, ठीक है। तो पौधों का आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसका दिखता है वो उसका फूल होता है, पुष्प होता है, ठीक है। पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? जैसे देखिए आपने एक पुष्प हमने बनाया, ठीक है, पुष्प बनाया इस तरह से, तो इसमें देखिएगा यहाँ से इस तरह का लगा हुआ रहता है, ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या है? ये पुष्प है। तो ये जो रंगीन भाग होता है, मान लीजिए कि ऊपर ये पुष्प है, ये पुष्प है और ये रंगीन भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो पंखुड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? पंखुड़ी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और कब पूछा गया? तो ये आपका पूछा गया यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। देखिए पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर, परागकोश, परागकण या तंतु, ठीक है। पुष्प होते हैं ना, पुष्प जैसे उड़हूल का फूल आप देखे होंगे घर में, अपने घरों में होता होगा, ठीक है। पुष्प जो होते हैं तो पुष्प में क्या होता है, जैसे इस तरह का जो होता है ये भाग, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से ऐसे ऐसे जो रेखीय संरचना निकला हुआ रहता है ना, तो ये रेखीय संरचना जो निकला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया? तो ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर,
स्त्री केसर, वाय दल या सभी? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ठीक, तो पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नर मतलब यहाँ पर हो गया पुरुष। ठीक है, नर मतलब पुरुष, तो पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर। ठीक है, पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर, तो पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? मादा, मादा मतलब स्त्री, मादा मतलब स्त्री, तो पुष्प के स्त्री है, तो पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री भाग, तो इसको कहिएगा स्त्री केसर। क्या कहिएगा? स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री किस में बीजांड पाया जाता है? कभी पूछता है कि पुष्प के किस भाग में बीजांड बीजांड होता है, तो होता है स्त्री केसर में बीजांड पाया जाता है। ठीक है। जड़ मदद करते हैं, आपको बताना है कि जड़ मदद करते हैं, किस चीज़ में जड़ मदद करते हैं? जल के तेज बहाव को रोकने में, खनिज लवण का अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में। ठीक है, तो जड़ हमें जल के तेज बहाव को रोकते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, सभी, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी में। कहाँ पूछा गया था? तो ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? वाय भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग या सभी जगह? ठीक है, तो पुष्प के मिडिल भाग जो होता है वहीं पर अंडाशय पाया जाता है। और ये अंडाशय किस में होता है? तो अंडाशय स्त्री केसर में होता है। अंडाशय किस में होता है? स्त्री केसर में होता है। यहाँ पर पुंकेसर में अंडाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर में होता है अंडाशय। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर बनाया नहीं है, लेकिन उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है। तो सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। राइट आंसर O2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो सभी जीव जंतु जो है कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 MP टेट 2013, UP टेट 2018 और CG टेट 2014 का ये देखिए आया हुआ प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसीलिए आपको बना दिया है। ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? ठीक है, O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या सभी लेते हैं? ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसलिए क्या लेते हैं पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पेड़ भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलन बना हुआ रहेगा, लेकिन पेड़ पौधे की वहाँ पर कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधे की जरूरी पड़ती है। राइट आंसर बी है। ठीक है, बिहार टेट 2022 का ये प्रश्न है। किसी वास स्थल के सभी सजैव पौधे जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक, कोई नहीं। UP टेट 2022 और JET टेट 2016। और अभी देखिए एक आकलन परीक्षा हुआ था जैक का, उसमें भी ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं, जैव और अजैव में याद रखिएगा। ठीक है, जैसे गाय जो सजीव प्राणी है ना, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सभी सजीव प्राणी, जो सजीव प्राणी होंगे उसको कहिएगा देखिए जैव घटक, मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो वो जैव घटक हो, और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है वो अजैव घटक है। दिमाग में मतलब बैठा लीजिए। ठीक है, तो वास स्थल के सभी सजीव, देखिए यहाँ पर सजीव कह रहा है, कोई भी पौधा या जंतु सजीव वाला रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? जीव रहेगा, तभी वो सजीव है। देखिए UP टेट 2022 और JET टेट 2016, तभी वह सजीव है। तो जिसमें जीव है वो जैव घटक में जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव घटक जैसे मिट्टी निर्जीव, जल निर्जीव, वायु निर्जीव, प्रकाश ताप निर्जीव, पत्थर, ये किस प्रकार का घटक है? ठीक है, तो निर्जीव वस्तु का मतलब हो गया जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है। तो जिसमें जीव नहीं है तो उसको किस में हम रखते हैं? अजैव घटक में रखते हैं। किस में रखते हैं? अजैव घटक में, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। CG टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा,
मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी। ठीक है, यूपी टेट 2019 का यह प्रश्न है। तो मरुस्थल में जो होते हैं यहाँ पर नागफनी भी, कैक्टस, खजूर सभी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मरुस्थल से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में निकल के आता है, आपको बता देते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रश्न है और भी आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न आया है वो हमने आपके लिए रख दिया है। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? ऊंट, सांप, मकड़ियाँ, डी सभी। हरियाणा टेट 2018। ठीक है, तो ये मरुस्थल में ऊंट भी पाए जाते हैं, सांप भी पाए जाते हैं, मकड़ियाँ पाई जाती है, ये सभी राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अगला है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? देखिए, मरुस्थल में रहने के लिए कौन सा प्राणी अनुकूलित है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट। ठीक है, पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। तो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित जो प्राणी है वो है ऊँट। केवल ऊँट ही मरुस्थल में इसमें से ऑप्शन में से रह सकता है। ठीक है, मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? ऊँट को, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को। यूपी टेट 2016 में प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर 2 बार हमसे बाई मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, 2 बार लिखा गया है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है? 5 से 6 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, कोई नहीं। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। और आपको हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा भी हुआ था, आकलन परीक्षा हुआ था, जैक की तरफ से लिया गया था, उसमें भी ये प्रश्न था। ठीक है, तो जो आपका जैक का JCRT किताब है वो देखिए 10 से 12 दिन है। देखिए, आपको क्या होता है, आप JCRT किताब का प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, तो आपको जैसे एग्ज़ाम हो गया, ये अगर ये गलत मान रही है जैक, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपत्ति दर्ज करना पड़ता है। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए ये सभी चीज़ मांगिएगा, तो हम आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब को दे देंगे खींच के फ़ोटो, आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ दिया गया है किताब का, वो आपका बना हुआ रहता है यहाँ से। ठीक ना। मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। तो मेढक स्थल पर भी रहता है और मेढक जल में भी रहता है। ठीक है, तो स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसी का नाम होता है उभयचर प्राणी। क्या होता है? उभयचर प्राणी। राइट आंसर होगा उभयचर। और आपको बता देते हैं, ये अभी जैक का, जो जैक ने एग्ज़ाम लिया था आकलन परीक्षा 2025 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, अगला है, बत्तख कैसा पक्षी है? बत्तख कैसा पक्षी है? स्थलीय, जलीय, उभयचर, कोई नहीं। ठीक है, तो बत्तख स्थल पर भी रहता है, बत्तख जल में भी चल सकता है। ठीक है, तो ये उभयचर में चला जाएगा, यानी बत्तख जो है उभयचर प्राणी में आ जाएगा। ठीक है, किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों को मिट्टी को ऊर्जा कौन देता है? बहुत सारी तरह से देखिए प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। केचुआ, तिलचट्टा, घेगा या सभी। ठीक है, यूपी टेट 2022, CG टेट 2018, झारखंड टेट 2013 और रीट 2016। ठीक है, तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ, घोगा, तिलचट्टा या सभी। ठीक है, यूपी टेट 2012, CG टेट 2018, बिहार टेट 2021, जेट टेट 2016। ठीक है, तो किसान का मित्र किसको कहते हैं हम लोग? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि किसान की मिट्टी को पोला बनाता है, उर्वरा बनाता है, जिससे जमीन उपजाऊ होता है और पैदावार अधिक होता है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए कितना बड़ा है। हरियाणा टेट 2013, पंजाब टेट 2016, CG टेट 2018 और रीट 2012, और अब की पारी है आपकी। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है आपका NH44। ठीक है, अभी NH44 कर दिया गया है, इसी को आप मान्य कीजिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, NH48, NH7 या कोई नहीं। ठीक है, तो NH44 जो है आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, NH44। ठीक है, याद रखिएगा NH44 है, और यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? पहला तो है आपका NH44, ये देखिए छत्तीसगढ़ टेट 2018 का NH44, और सबसे लंबा है। उस पर दूसरा में कौन आता है? तो NH27। NH27 कहाँ है? डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है,
NH27 जोड़ती है, ये MP टेट 2016 में पूछा गया था। NH27 जोड़ती है दिल्ली और मुंबई को, मुंबई और चेन्नई को, चेन्नई और कोलकाता को, गुजरात और असम को। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई को कौन जोड़ता है, तभी आप देखे थे जाने 48 NH48। मुंबई से चेन्नई कौन जोड़ता है, NH48। चेन्नई से कोलकाता कौन जोड़ता है, NH16। तो ये हो गया गुजरात और असम जो NH27 को जोड़ता है, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। ठीक है, अब देखिए NH44 और NH27 आपस में एक दूसरे को काटते हैं, गंगटोक में, असम में, झांसी में कोई नहीं। राइट आंसर इसका झांसी होगा, अभी आपको बताए हुए थे, इसके पीछे इसका थ्योरी क्लास भी दे दिया गया है। अब देख लीजिएगा, यूपी टेट 2021 और हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्व से पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पे, कानपुर में, झांसी में, बरेली में, या कोई नहीं। तो ये झांसी में काटते हैं। उत्तर से दक्षिण कहें तो श्रीनगर से ये कन्याकुमारी, और पूर्व से पश्चिम कहें तो गुजरात से यहाँ पर सियाचिन नदी। ठीक है, असम। तो इसलिए दोनों बीच में यहाँ पर काटते हैं, तो काटते हैं, इस जगह को का नाम क्या है, झांसी है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भारत को 4 महानगरों से जोड़ने वाली योजना का नाम क्या है, ये यूपी टेट 2014, CG टेट 2018, पंजाब टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत को 4 महानगरों से जोड़ने वाली योजना का नाम क्या है, चांदी चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम त्रिभुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत को 4 महानगरों से जोड़ने वाली योजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन महानगर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा। दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये यूपी टेट, बिहार टेट, CG टेट और MP टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि 4 महानगरों में दिल मत चोरी करो, दिल मत चोरी करो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, ये 4 गो है, ये D में ऑप्शन है। ठीक है,